कहानी की शुरुआत होती है शिकागो में, जहां एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक लैब में बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे सारे लोग एक ही पल में मारे गए। अचानक से इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के भूत आजकल फिर से हर जगह पर दिखाई देने लगे हैं। इन भूतों को रेम्स भी कहा जाता है। इनकी खास बात यह है कि ये लोगों को परेशान नहीं करते, बस अपनी पिछली जिंदगी के झलक दिखाते रहते हैं। यह भूत समय के चक्र में कुछ इस तरह से फंसे हुए हैं कि रोज कुछ पलों के लिए दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इसके अलावा रेम्स असल दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। उस घटना के 10 साल बाद रेम्स के वापस लौट आने की खबर आने लगी है। वहीं एक दूसरे शहर में वेरोनिका नाम की एक लड़की रहती है जिसके पिता उसी दुर्घटना में मारे गए थे, लेकिन अपने पिता का भूत उसे हर रोज नाश्ते के समय दिखाई देता है। एक दिन स्कूल में ऑगस्ट बिटनर उन्हें रेम्स के बारे में पढ़ा रहे थे। उसने बिटनर से पूछा कि आजकल रेम्स के दिखाई देने की वजह क्या है, लेकिन बिटनर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर लंच के दौरान वेरोनिका की नजर क्रिक नाम के एक लड़के पर पड़ी जिसे रेम्स में काफी दिलचस्पी थी। सब जानते थे कि उसे पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ यह कोई भी नहीं जानता। शाम को वेरोनिका जमी हुई लेक पर आइस स्केटिंग करते हुए वहाँ पर अपने पिता के साथ गुजारे हुए पलों को याद करने लगी। अगली सुबह नहाने के वक्त उसे अपने बाथरूम में एक नया रेम्स दिखा जिसे डरकर वह नीचे गिर गई। वह लड़का शीशे में देखकर कुछ लिखने लगा, लेकिन फिर गायब हो गया। वेरोनिका ने देखा कि उसने लिखा था कि भागो। स्कूल में भी अचानक से उसके कान से खून बहने लगा, लेकिन डॉक्टर को इसकी कोई वजह नहीं मिली। वेरोनिका फिर से बिटनर से बाथरूम वाले रेम्स के बारे में बात करने लगी। बिटनर ने वेरोनिका को अपने घर आने के लिए कहा और वहाँ पर वेरोनिका ने उसकी बेटी ईवा को देखा जो उन दोनों को नजरअंदाज कर चली गई। वेरोनिका ने बिटनर को वह बाथरूम वाला किस्सा सुनाया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि रेम्स असल दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। तो आखिर वेरोनिका गिरी कैसे? आखिरकार वेरोनिका घर आकर उस रेम्स का इंतजार करने लगी, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद उसने क्रिक से बात करके अपने सवालों को ढूंढने का फैसला किया। जब वेरोनिका ने उसे बाथरूम वाले रेम्स के बारे में बताया तो क्रिक ने पूछा कि उसे रेम्स में इतनी दिलचस्पी क्यों है। तो वेरोनिका ने जवाब दिया कि उसे डर है कि वह बाथरूम वाला रेम्स उसे नुकसान न पहुंचा दे। इसके बाद वह दोनों स्कूल में रेम्स के बारे में बात कर रहे थे तो अचानक से वेरोनिका ने रेम्स को ब्रायम कह दिया। उसे पता ही नहीं चला कि अचानक से उसके दिमाग में रेम्स का नाम कैसे आ गया। उसके बारे में और जानने के लिए उन्होंने रेम्स की तस्वीर लेने की सोची, लेकिन आम कैमरे से यह मुमकिन नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक जुगाड़ू बच्चे से एक खास कैमरा बनवा लिया। वेरोनिका और क्रिक बाथरूम में कैमरा लगाकर रेम्स के आने का इंतजार करने लगे। अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई दी और वेरोनिका नीचे गई, जहाँ उसे शीशे में एक आदमी की झलक दिखाई दी। वह भागकर क्रिक से मदद मांगने पहुंची, लेकिन असल में नीचे उसकी माँ थी। इसके बाद वह दोनों फिर से बाथरूम में पहुंचे और ब्रायम सच में आ गया। जैसे ही क्रिक ने ब्रायम की तस्वीर ली उसका शरीर जलने लगा और वह दोनों पर झपट पड़ा, जिससे कि बल्ब फूट जाने के बाद वह गायब हो गया। अगली सुबह क्रिक ने पता लगाया कि ब्रायम ने 4 साल पहले एक फादरी की बेटी मैरी को मार डाला था। ब्रायम मैरी का पीछा कर रहा था और एक दिन वह अपने साथ मैरी को ले गया। उसी दिन आखिरी बार मैरी को देखा गया था। वेरोनिका और क्रिक ने पता लगाया कि ब्रायम इस शहर का नहीं था और मैरी अपने जन्मदिन 29 फरवरी से एक दिन पहले गायब हुई थी। वेरोनिका का भी जन्मदिन 29 फरवरी को ही आता था। बाद में वो दोनों लाइब्रेरी में जांच पड़ताल कर रहे थे और एक अनजान परछाई उन पर नजर रखे हुई थी। जैसे ही परछाई गायब हुई तो लाइट्स खराब हो गई और वेरोनिका की कॉपी नीचे गिर गई। उसने उठाकर देखा तो कॉपी में लिखा था कि भागो, लेकिन यह तो वेरोनिका ने नहीं लिखा था। उसके बाद क्रिक को प्रिंसिपल ने बुलाया और पूछा कि वो आजकल रेम्स के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो क्रिक ने कहा कि यह सब स्कूल प्रोजेक्ट के लिए है, लेकिन प्रिंसिपल को यकीन नहीं हुआ। वेरोनिका बास्केटबॉल मैच देखने गई थी, लेकिन क्रिक उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था। प्रिंसिपल भी वहीं पर मौजूद था। अचानक से प्रिंसिपल को एक मैसेज मिला और वह सीढ़ियों की ओर भागा। पर गेम के दौरान ही वेरोनिका को ब्रायम दिखने लगा। वेरोनिका बेसुध सी होकर ब्रायम की ओर बढ़ने लगी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह गेम के बीच से जा रही है। जैसे ही उसका ध्यान वापस आया, छत से प्रिंसिपल की लाश गिर पड़ी। शाम को क्रिक ने वेरोनिका को कहा कि उसने प्रिंसिपल को रेम्स की सारी कहानी
कहानी बताई थी और प्रिंसिपल ने तो उसकी मदद करने का वादा भी किया था, लेकिन अचानक फिर वह मर गया। इसके बाद वेरोनिका ने इमोशनल होकर अपने पिता की कहानी बताई। कैसे दुर्घटना वाले दिन उसने अपने पिता से नाराज होकर कहा था कि वह उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। उसके पिता को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसलिए वह गाड़ी से चले गए। उस एक दिन अगर वह ट्रेन से जाते तो शायद धमाके से बच जाते। वेरोनिका खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार समझती थी, क्योंकि उसकी ही वजह से वह उस दिन लेट हुए थे। शर्मिंदगी की वजह से वह आज तक अपने पिता के कब्र पर भी नहीं गई। ने बताया कि उसके पिता भी उस दुर्घटना में मारे गए थे, लेकिन रेम्स बनकर दिखाई नहीं दिए, इसलिए वह उनके रेम्स को ढूंढता फिरता है। रात को वेरोनिका ने फिर से ब्राइम को देखा, जो कि खिड़की से उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह पीछे हटकर एक जमे हुए तालाब में गिर पड़ी और पानी में उसे दो लड़कियों के भूत और अजीबोगरीब चीजें दिखाई दी। आखिरकार उसकी आंख खुली और उसे अंदाजा हुआ कि यह सब बस एक बुरा सपना था। अगली सुबह एना ने वेरोनिका को कहा कि 28 फरवरी को वह एक इंटरव्यू के लिए जा रही है, यानी कि 29 फरवरी को वह वेरोनिका के जन्मदिन पर नहीं आ पाएगी। जब उसके पिता का रैम्स फिर से आया तो रिक ने देखा कि वह अपने मौत के अगले दिन का अखबार पढ़ रहे थे। रिक ने दो लड़कियों एमा और क्लेयर की खबर पढ़ी और उसे लगा कि वेरोनिका के पिता उसे कुछ इशारा दे रहे हैं। उन्होंने पता लगाया कि वह दोनों लड़कियां भी 29 फरवरी की एक साल के अंदर में ही गायब हुई थी। वह दोनों क्लेयर की बहन से मिलने गए, जिसने बताया कि ब्राइम क्लेयर का बॉयफ्रेंड था। वह जल्द ही उसके साथ शिकागो में रहने वाली थी। अब क्रिक और वेरोनिका को एहसास हुआ कि सारे के सारे रात शिकागो में ही छुपे हुए हैं। शिकागो पहुंचकर उन्हें वेरोनिका के सपनों वाला तालाब भी दिखाई दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि शिकागो में हजारों रेम्स थे, जो कि जल्दी गायब नहीं होते थे। धमाका यहीं पर हुआ था, इसलिए रेम्स यहाँ पर ज्यादा देर के लिए रह सकते थे। इसके बाद वो क्लेयर की बहन से मिलने एक पते पर पहुंचे, जो कि असल में वही लैब थी जहाँ पर धमाका हुआ था। सीढ़ियों से उतरते हुए वेरोनिका और क्रिक ने बहुत सारे रेम्स देखे। फिर वो एक कमरे में आए जहाँ पर जिंदा लोग क्लेयर के रेम्स को देखने आए थे। उन्होंने देखा कि क्लेयर का भूत किसी से हंसते हुए बातें कर रहा था और अचानक उसे नीचे गिरा दिया गया और उसने सीढ़ियों से बचने की कोशिश भी की, लेकिन हमलावर ने उसका गला घोट दिया और क्लेयर का रेम्स गायब हो गया। वहाँ मौजूद भीड़ में क्रिक ने दुर्घटना की जांच कर रहे हेड डॉक्टर स्टेनर को देख लिया। जब क्रिक ने उसे पुकारा तो वह भाग निकला और क्रिक और वेरोनिका उसके पीछे भागे। आखिरकार जब वह पकड़ा गया तो उन दोनों पर उसने बंदूक तान दी। वेरोनिका ने गुस्से में कहा कि अपने सवालों के जवाबों के बिना जीने से तो अच्छा है कि स्टेनर उसे मार ही दे। इसे स्टेनर अपनी कहानी सुनाने के लिए राजी हो गया। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम धमाके हुए तो मरे हुए लोगों के परछाई दीवारों पर छप गए थे। यह परछाइयां मरने के बाद भी जिंदा लोगों से बात करने का जरिया समझे जाने लगा। स्टेनर भी ऐसा ही कुछ बनाना चाहता था, जिसमें लोग मौत को छूकर बाहर आ जाते, लेकिन धीरे धीरे यह एक्सपेरिमेंट खतरनाक होता गया और हादसे के दिन सब मारे गए। ब्राइम भी स्टेनर का ही आदमी था, लेकिन हादसे के बाद जब उसकी गर्लफ्रेंड मर गई तो स्टेनर को पक्का यकीन हो गया कि उसे ब्राइम ने ही मारा है। ब्राइम ने कुछ और लड़कियों को मारकर उनके शरीर में क्लेयर की आत्मा वापस लाने की कोशिश की। और तो और हर लड़की का जन्मदिन वेरोनिका की ही तरह 29 फरवरी को आता था। तभी क्रिक ने चुपके से लैब की तस्वीर ले ली। अगले दिन क्रिक और वेरोनिका उसके जन्मदिन पर उसकी सुरक्षा करने की तरकीब लगाने लगे, लेकिन तभी स्कूल वालों को क्रिक के लॉकर में एक बंदूक मिल गई। वेरोनिका मिस्टर बिटनर से मदद मांगने गई। अब उसने बताया कि क्रिक के पिछले स्कूल में भी बंदूक मिली थी, इसलिए उसे निकाल दिया गया था। जब वेरोनिका ने बिटनर को स्टेनर की कहानी सुनाई तो उसने कहा कि भागने से अब कोई भी फायदा नहीं होगा, उन्हें वेरोनिका के कमरे को पैनिक रूम बनाना होगा। अगले दिन क्रिक ने वेरोनिका को बताया कि यह बंदूक उसकी नहीं है और पिछले स्कूल में उसने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक रखी थी। लेकिन वो चाहे जो भी कहे, वेरोनिका उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वह बिटनर के बताए पैनिक रूम की तैयारी में लग गई। उधर एना अपने इंटरव्यू के लिए गई, लेकिन वहाँ तो उसे किसी ने बुलाया ही नहीं था। क्रिक ने छानबीन कर पता लगाया कि बिटनर भी असल में स्टेनर के साथ ही काम करता था। वो वेरोनिका को सावधान नहीं कर पाया क्योंकि पैनिक रूम में सिग्नल नहीं था। सुराग ढूंढते ढूंढते वह बिटनर के घर गया और उसका शक तुरंत यकीन में बदल गया। उसकी बेटी ईवा असल में एक रैम्स है और अब बिटनर वेरोनिका को मारकर उसके शरीर में ईवा को जिंदा करना चाहता है। बदकिस्मती से बिटनर ने क्रिक को देख लिया और उस पर हमला कर क्रिक को जिंदा ही गाड़ दिया। वह वेरोनिका के पास गया, लेकिन उसे एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है और वह बिटनर को ढाका देकर भागने लगी, लेकिन बिटनर ने उसे बालों से खींच लिया
लिया और सारी बात बताई कि कैसे वो अपनी बेटी को जिंदा करना चाहता है। दरअसल उसी ने पहले वाली लड़कियों को मारा था और एना को नकली इंटरव्यू के लिए भेजने वाला वही था। उसी ने क्रिक के लॉकर में बंदूक रखी और ब्राइम और प्रिस्मल को मारने वाला वही था। ब्राइम तो असल में उन लड़कियों को बचा रहा था, लेकिन बिटनर ने उन्हें ढूंढ निकाला। लेकिन जैसे ही वह वेरोनिका को मारने लगा, अचानक से उसके पिता का रैम देखकर उसका ध्यान भटक गया। तभी वेरोनिका ने उस पर हमला कर दिया और वहाँ से भाग निकली। भागते हुए वह जमे हुए तालाब पर पहुंची और बिटनर भी उसके पीछे आ गया, लेकिन वह दोनों ही पानी में गिर गए। वहाँ पर ब्राइम के रैम ने वेरोनिका की जान बचाई, जबकि मैरी के रैम ने बिटनर को डुबा दिया। अचानक से क्रिक भी उसकी मदद करने वहाँ पर पहुँच गया। क्रिक के पिता के रैम ने उसे बर्फ से बाहर निकाला था। आखिर में क्रिक और वेरोनिका ने असली सच दुनिया के सामने लाने का फैसला किया और हमने देखा कि बिटरमैन का रैम उन्हें दूर खड़ा हुआ देख रहा था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।